आज की वीडियो है, इसमें एक कराची की लड़की की स्टोरी है जो एक टिकटॉक से लेकर अपने आप को मीडिया तक कहां कहां उसने मशहूर किया, कितनी शोहरत हासिल की और उसके बाद जितनी ज़्यादा शोहरत हासिल की उसे उतनी ही ज़्यादा नदामत का भी सामना करना पड़ा। ये लड़की कराची में कहाँ रहती है, कौन है और क्या है इस लड़की के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों में फेमस होना बहुत मुश्किल हुआ करता था, ये समझिए कि बहुत ही नामुमकिन हुआ करता था। और पुराने वक्तों में फेमस होने के लिए आपको कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना पड़ती थी या कोई ऐसी ईजाद करनी पड़ती थी चीज़ कि जिसकी वजह से लोग आपको जान सकें और पहचान सकें, और फिर आपको फेमस होने में बड़ा टाइम लगता था क्योंकि लोगों के ज़रिए एक दूसरे को पता चलते चलते वो बात बहुत दूर तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन आज के दौर में ये काम बहुत ही आसान हो गया, बल्कि ये समझिए कि फेमस होना आपके अपने हाथों में है और उसके लिए आपके पास हैं बहुत सारे टूल्स, जिनमें सबसे पहले ये मोबाइल फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप जो कुछ भी है। अब इसमें आप बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फेमस कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक की एप्लीकेशन डाल लीजिए, उसमें आप अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो आप फेमस हो सकते हैं। या फिर आपको यूट्यूब पे भी आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तकरीबन जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आप बहुत आसानी से अपने आप को मशहूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि पुराने वक्तों में कौन कौन से लोग फेमस थे, कौन कौन सी ख़वातीन थी जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो मैं अभी हेलन केलर की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं बात करूंगा मदर टेरेसा की, बल्कि हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं अपने लोगों को कि हमारे लोगों में कौन कौन बहुत ज़्यादा ख़वातीन है जो मशहूर हुई थी और किस किस वजह से हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने, आप सबको पता है कि आज़ादी की जद्दोजहद में अपने भाई का बहुत साथ दिया था और वो इस वजह से बहुत फेमस है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आयशा फ़ारूक के बारे में, जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल वॉर रेडी पायलट हैं। 2013 में ये एजाज़ हासिल हुआ था। और जो नाम मैं अब आपको बता रहा हूँ उसे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल किया जाता है वहाँ वहाँ अरफा करीम रंधावा का नाम जाना जाता है। जी हाँ, अरफा करीम रंधावा वही हैं जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई थी और बिल गेट्स ने इन्हें खुद बुलाया था मीटिंग के। और अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया में भी नाम कमाने वाली शर्मीन उबैद चिनाई को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड इन्होंने हासिल किया था। और अगर आप मीडिया की बात करते हैं ना कि मीडिया पे कैसे नाम कमाया जाता है, तो मीडिया पे ऐसे भी नाम कमाया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब तक तो हमने ऐसी ख़वातीन की बात की कि कोई जो है माइक्रोसॉफ्ट में जिन्होंने नाम कमाया, कोई PF की पायलट बनी, तो किसी ने जो है ऑस्कर अवार्ड लिया। लेकिन क्या आप ऐसी ख़वातीन को जानते हैं? शमीम अख्तर का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। शमीम अख्तर वो वाहिद खातून है पाकिस्तान की जिन्होंने अपनी फैमिली को पालने के लिए खुद ट्रक ड्राइवर बन गई और ट्रक ड्राइवर बनकर अपनी फैमिली को पाल रही हैं। और एक और नाम मैं आप लोगों को बताता चलूँ, राफिया बेग का, जो फर्स्ट फीमेल मेंबर बनी है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के। जी हाँ, बॉम्ब डिस्पोज करना एक बहुत ही ख़तरनाक काम होता है, इतना मुश्किल काम होता है कि मेल को भी इसमें बड़ी परेशानी का सामना होता है। लेकिन इस खातून ने अपना नाम बम डिस्पोजल स्क्वाड की फर्स्ट फीमेल मेंबर के तौर पे पहचानवाया है। तो ये तो थी कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा ख्याल है कोई 1-2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी इन ख़वातीन के बारे में बताने के लिए जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी ये बड़े ही पॉजिटिव तरीके से जिन्होंने अपने आप को फेमस किया, मशहूर हैं और रहती दुनिया तक इनका नाम लिया जाएगा। ये हिस्ट्री बन चुकी हैं, तारीख़ में इनके बारे में लिखा जाएगा, इनके बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं और मज़ीद लिखी जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ओछे हरकत करके भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो जितनी तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों पर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से वो ज़वाल पजीर भी हो जाते हैं, बहुत जल्द वो नीचे भी आ जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आप उन्हें देखिए और देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हाँ, ये लोग जितनी तेज़ी से ऊपर गए थे उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ गए हैं। पाकिस्तान में 3-2-1 पिल्ले माशाल्लाह से जहाँ जाओ 3-2-1 पिल्ले। कोई इलाके में पूछो क्या चल रहा है, 3-2-1 पिल्ले। किसी बच्चे से पूछो 3-2-1 पिल्ले। हम आते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए। कराची की एक लड़की, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी आते जाते उसने देखा कि उसकी फ्रेंड्स जो उसके सर्कल की लड़कियां थीं वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड किया करती थी और उनके बहुत व्यूज़ आते थे, बहुत ज़्यादा ढेरों उनके पास लाइक्स आ जाया करते थे। जैसा कि आजकल होता है, कोई भी आपको इवेंट डालना हो आप फ़ौरन से फेसबुक पर डालें, ट्विटर पर डालें, कहीं भी डालें और उसके बाद जो है ढेरों लाइक्स आए थे, ढेरों कमेंट्स आए थे और आप थोड़ी देर में फेमस होना शुरू हो जाते हैं।
तो इसी तरह वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर डाला करती थी। उस लड़की ने भी सोचा कि जब मेरी फ्रेंड्स के पास इतने व्यूज़ आते हैं तो क्यों ना मैं भी अपने आप को फेमस करूं। इसी चक्कर में उसने टिकटॉक की आईडी बनाई और रोज़ाना वीडियो अपलोड किया करती थी। लेकिन जब वो अपने सर्कल में जाती थी तो उसे ही पता चलता था कि उसकी वीडियोस पर ना तो अभी इतने कमेंट्स आए हैं, ना इतने लाइक्स आ रहे हैं, ना वो उसकी कोई वीडियो वायरल हो पाई है। वो वायरल वीडियो का ख्वाब देखते देखते एक दिन ऐसा होता है कि उसकी एक वीडियो भी वायरल हो ही जाती है। और जब उसकी वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद समझ लीजिए कि उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। होता यह है कि जैसे उसकी वीडियो वायरल होती है, दूसरे दिन सोशल मीडिया और मीडिया वाले उसके घर पहुंच जाते हैं कि आप तो वही हैं ना जिनकी वीडियो वायरल हुई थी और हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। लड़की के जो वालिद होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी किस्म के होते हैं और बहुत ही पॉजिटिवली चल रहे होते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि हमारी बेटी किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देगी। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद मीडिया वाले थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह मीडिया वाले आपको पता है जान नहीं छोड़ते हैं। कोई एक आध जो है इंटरव्यू लेने में कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होने के बाद उन्हें इसी तरह सिलसिला चलता रहता है और चलते चलते एक दिन उन्हें बुलाया जाता है मॉर्निंग शो में। और उस मॉर्निंग शो में बुलाया जाता है जिसे वो लड़की और इसकी वालदा बड़े शौक से देखा करती थी। तो वालदा को भी बड़ा ख्याल आता है कि अगर इस मॉर्निंग शो में बुलाए गए हम जाएं, देखें, हम कम से कम गेस्ट बन के जाएंगे, लेकिन मेरी जो बेटी है इस वक्त स्पेशल गेस्ट होगी और वहाँ पे एक सेलिब्रिटी की हैसियत से जाएगी, वहाँ पे एक ऑडियंस की हैसियत से नहीं जाएगी। वो लड़की ये भी बताती है अपनी माँ को। तो बहरहाल किसी तरह उसकी माँ और लड़की मिलकर अपने बाप को मनाने में राज़ी हो जाते हैं कि हम मीडिया में चले जाएं। एक इंटरव्यू की तो बात है, वालदा कहती मैं साथ जाऊंगी और साथ लेकर आऊँगी, कोई मसला नहीं है। तो वालिद साहब जो है बड़ी कड़ी शर्त रखते हैं और बड़ी कड़ी शर्त रखने के बाद राज़ी हो जाते हैं और उन्हें भेजने का इंदिया दे देते हैं कि चले भाई ठीक है अब आप चले जाएँ, इजाज़त मिल गई आपको। जब ये सुबह 7 बजे पहुँचते हैं, शो का टाइम शुरू होना होता है 9 बजे, ये पहुँच जाते हैं सुबह 7 बजे। इन्हें जल्दी बुलाया जाता है क्योंकि मेकअप और दूसरी चीज़ें, वार्डरोब का सारा एक सीन होता है मीडिया में। तो जब मेकअप की बारी आती है तो एक मेल आर्टिस्ट आ जाता है और उनसे कहता है कि आइए मैं आपका मेकअप कर दूं। तो लड़की की जो माँ होती है वो ये देखकर परेशान हो जाती है, कहती है कि ये मेल और मेरी बेटी को हाथ लगा गया, नहीं भाई मैं इसकी इजाज़त नहीं देती। तो बहरहाल वहाँ पे वो बड़े मतलब मीडिया में तो सारी एक नॉर्मल सी बात होती है, तो बड़े अजीब सी नज़रों से देखते हैं, कहते हैं ठीक है। तो जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर होती हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आपके लिए फ़ीमेल आर्टिस्ट का बंदोबस्त करती हूँ जो मेकअप कर देंगी। बहरहाल इन शॉर्ट वो जाकर उसमें शो में बैठते हैं एज ए सेलिब्रिटी, वहाँ पे उनका इंटरव्यू ले आता है, लोग बड़े खुश होते हैं और खुश होने के बाद फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। बहरहाल कहानी इसी तरह चलती रहती है और चलते चलते एक दिन उस लड़की को एक ऑफ़र होती है एक वीडियो शूट की जिसमें उसे मॉडलिंग करना होती है। अब वो परेशान होती है कि मेरे वालिद साहब तो इजाज़त देंगे ही नहीं। तो अब उसकी जो दोस्त होती है ना उस लड़की की, वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी करियर का मसला है, थोड़ा सा तुम छुप छुपा के आ जाओ, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगी और तुम शूट के बाद वापस आ जाना। तो बहरहाल किसी तरह वो जाती है, छुप छुपा कर वो शूट करवा कर वापस आती है। जब वो शूट से वापस आती है तो उसकी शूट के ज़रिए से जो वो उसकी वीडियो आगे जाती है, किसी प्रोड्यूसर तक उसकी वीडियो पहुंचती है। अब प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे जो है इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देना है, लेकिन प्रोजेक्ट कराची में नहीं है बल्कि किसी दूसरे शहर जाना होगा। तो वो प्रोड्यूसर उसे कहता है कि आप आएँ और इंटरव्यू दें। वो जाती है छुप छुपा कर इंटरव्यू देने, प्रोड्यूसर से बातचीत होती है। अब वो बहुत परेशान होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उसकी दोस्त उसे मशवरा देती है कि ठीक है मैं भी इस्लामाबाद में ही रहती हूँ, तुम इस्लामाबाद आ जाओ और इस्लामाबाद में ही ये वाला प्रोजेक्ट होना है, लेकिन इसके लिए तुम ये करो कि तुम अपना घर छोड़कर भी आ सकती हो। तो वो कहती है कि मैं अपना घर कैसे छोड़ूं। वो लड़की उसे ये कहती है कि कोई बात नहीं, अपने कैरियर को देखो, इन सब चीज़ों को मत देखो। अगर तुम अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहती हो तो तुम्हें घर छोड़कर आना पड़ेगा। बहरहाल वो अपनी दोस्तों की बातों में आ जाती है और घर छोड़कर वो इस्लामाबाद चली जाती है। जब वो इस्लामाबाद पहुंच जाती है तो उसे उसकी सहेली के साथ नहीं रहने दिया जाता है, बल्कि प्रोड्यूसर कहता है कि आप मेरे साथ रहेंगी, प्रोजेक्ट में आना जाना जो कुछ भी है, आप कभी भी आपकी अवेलेबिलिटी हो तो उसके लिए आप मेरे साथ रहें ताकि मैं आपको लाना ले जाना कर सकूं। बहरहाल वो प्रोड्यूसर के साथ रहती है, लेकिन प्रोड्यूसर की नीयत बड़ी ख़राब होती है और प्रोड्यूसर की नीयत को देखते हुए वो किसी ना किसी तरह कुछ 2-4 दिनों में या एक हफ्ते में भागकर अपनी सहेली के घर आती है और बताती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, वो बहुत ख़राब आदमी है। उसकी सहेली कहती कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मीडिया में इस तरह चलता है, तुम गलत समझ रही हो, तुम ऐसा समझ रही हो। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे रहना ही तुम्हारे घर पर है। वो कहती अच्छा ठीक है मेरे घर रह लो। इन शॉर्ट, मैं बहुत शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर होता यह है कि उस सहेली का एक बॉयफ्रेंड होता है जो आता है और किसी अपनी वजह कर जो है उस लड़की का मर्डर कर देता है। और वहाँ पर ये जो लड़की कराची से जाती है टिकटॉकर, ये भी मौजूद होती है। जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस वक्त तक उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग चुका होता है और इस लड़की को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जब थाने में इससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ये बहुत बताना चाहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन पुलिस इसकी बात पर यकीन नहीं करती है।
बिल आखिर कुछ दिन गुजरने के बाद किसी लेडी पुलिस को इसके ऊपर तरस आ जाता है और वो ये भांप लेती है कि ये लड़की सच बोल रही है, क्योंकि पुलिस वालों का इतना एक्सपीरियंस होता है। तो वो ये करती है कि अपना फ़ोन देती है और फ़ोन देने के बाद कहती है कि आप फ़ोन करें और फ़ोन करके किसी को बुला लें ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। अब इत्तेफाक से जब ये लड़की कराची से इस्लामाबाद जा रही होती है अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका एक दोस्त होता है, वो बॉयफ्रेंड नहीं होता है, जस्ट एक दोस्ती होती है। तो इस तरह की दोस्ती या कोई ऐसा कहना चाहे कि एक वैसे रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो वो कहता है मैं भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन होता है अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता है, तो ये उससे हेल्प लेती रहती है वक्तन फ़वक्तन। तो जब ये यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है तो उस लड़के को ही फ़ोन करती है जो इसका दोस्त होता है। वो लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है तुम वहीं ठहरो, मैं आता हूँ। वो लड़का बहुत असर व रसूख वाला होता है, वो डायरेक्ट वकील को लेकर जाता है और जाकर इसका केस वहाँ फाइल करता है और उसके ज़रिए जो है इस लड़की को लेकर आता है, क्योंकि उसने सारी CCTV फुटेजेस और तमाम चीज़ें निकाल ली होती है। तो जिससे जाहिर होता है कि इस लड़की ने मर्डर नहीं किया और इसको फिर अपने साथ लेकर आ जाता है। और फिर जब लेकर आता है लड़की कहती है कि अब तो मैं मीडिया में भी नहीं जा सकती हूँ, ना मैं कहीं और रह सकती हूँ, प्रोड्यूसर के पास भी नहीं रह सकती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँ। वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ वापस कराची चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि अब मुझे मेरे वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बीच में एक इंसिडेंट और भी होता है कि जब ये इस्लामाबाद में रह रही होती है तो कुछ सहेलियाँ मिल के, मतलब जो रह रहे होते हैं तो आपस में जाहिर सी बात है ताल्लुकात तो बन ही जाते हैं, तो कुछ सहेलियाँ मिल के किसी बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जाती हैं टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। उनमें से एक लड़की गिर के मर जाती है और उसकी मौत के बाद उसके घर वालों के जो अल्फाज होते हैं ना, वो किसी के लिए भी बहुत ही शर्मिंदगी और रोंगटे खड़े कर देने वाले अल्फाज हैं। जब उसकी मौत होती है उसके घर वालों को इत्तला दी जाती है कि आपकी बेटी पहाड़ से गिरकर मर गई है टिकटॉक बनाते हुए। तो उसके वालिदैन कहते हैं कि ऐसी औलाद को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप जाने और आपका काम जाने, हम इससे अब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो इसको दफना दें, जो भी करें आपकी मर्जी है। तो ये देखें कि घर वाले भी नहीं पूछते हैं मरने के बाद। अच्छा, मैं आता हूँ वापस इस स्टोरी की तरफ। उसके बाद वो जो इसका दोस्त होता है इसे कराची लेकर आता है और जब कराची वापस लेकर आता है तो इसे इसके घर पे छोड़कर चला जाता है। वो घर पे जब जाती है तो सारा ख़ानदान इसे देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये वापस क्यों आ गई, क्योंकि इसके जो वालिद साहब होते हैं वो इसकी तमाम चीज़ें जला चुके होते हैं कि हमने अपनी बेटी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें वालिदैन के ईसार और कुर्बानी का जज्बा। अब जब ये लड़की वापस घर जाती है तो माँ और बाप के अलावा, अच्छा ये होती भी अकलौती है, ये आपको बता दूँ, ये शायद मैंने पहले नहीं बताया था, ये अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होती है, कोई भाई बहन नहीं होता है। तो इसके बाद जो वालिदैन होते हैं ना, माँ बाप इसके कपड़े और सामान जला देते हैं कि अब हमारे से कोई रिश्ता नहीं रहा, वो जब हमें छोड़कर चली गई तो हमने भी उसे छोड़ दिया। तो बहरहाल जब वो घर जाती है वालिद साहब और वालिदा के सामने माफ़ी मांगती है। बाकी के ख़ानदान के लोग कहते हैं कि इसे घर से फ़ौरन निकाल दें, इसे यहाँ से भगा दें, लेकिन जो वालिदैन होते हैं उनका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम होता है अपनी औलाद के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, और अपनी बेटी को अपने साथ रख लेते हैं। बाकी रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेते हैं उस बेटी के लिए जिस बेटी ने उन्हें बदनामी और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया होता है। लेकिन फिर भी इस स्टेट पर आके, इस जगह पर आके वालिदैन अपनी बेटी को तरजीह देते हैं और तमाम बदनामियों को बालाए ताक रखते हैं। और उसके बाद उस लड़की ने अपने आप को सोशल मीडिया से एक तरफ कर दिया होता है, तमाम अकाउंट्स डिलीट कर दिए होते हैं, सारा कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें एक तरफ, क्योंकि अब तो इज़्ज़त और ज़िल्लत पे बात आ गई, अब तो ज़िंदगी पे बात आ जाती है। तो ऐसी लड़कियों से कोई शादी भी नहीं करता। यहाँ तक कि जब उसकी शादी की बात होती है तो जो लड़का उसे वहाँ से मौत के मुंह से निकाल कर लाता है, जेल से निकाल कर लाता है, वही समझती है कि अब ये मुझसे शादी कर लेगा। तो उस लड़के के जो अल्फाज होते हैं ना, वो कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो यहाँ पर ये अल्फाज बहुत ही चुभने वाले, बड़े जहरीले अल्फाज हैं। आप सोचिए कि कोई इतना मुखलिस दोस्त जो मौत के मुंह से निकाल कर लाए और फिर बाद में लड़की सोचे कि मुझसे शादी कर लेगा, और ये वाले अल्फाज जब उससे मिल रहे हों तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या इज़्ज़त रह जाती है ऐसी लड़कियों की। कोई इज़्ज़त नहीं रहती माशरे में। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैसेज तो आप समझ गए होंगे। अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आपको इस लड़की के बारे में बताऊंगा कि लड़की कौन है, कहाँ रहती है। इस लड़की का नाम है रमशा। ये लड़की कराची में रहती है। ये कोई हकीकी लड़की हो या ना हो, लेकिन ये हकीकी कहानी से ज़रूर मिलती जुलती बात है। ये दरअसल जियो टीवी का एक ड्रामा है बेलगाम। ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसकी कुछ एपिसोड्स देखने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ ये एक वीडियो शेयर करूं ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या हकीकत होती है इस सोशल मीडिया के पीछे, और आप लोग और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये हमें अपने ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो टिकटॉक ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसे ना मशहूर हो कि आप अपनी ज़ेबाइश और आराइश को नुमाया करें, अपनी शक्लें दिखाएं लोगों को, अपनी अदाएँ दिखाएं। बनाएं, टिकटॉक बनाएं। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना कि पॉजिटिवली आप इसे लेकर चलें। अगर आपको मीडिया में ही आना है तो शर्मीन उबैद चिनाय जैसा कोई आप प्रोजेक्ट बनाएं। नहीं बना सकते, आप लोगों में अच्छी अवेयरनेस फैलाएं, बजाय इसके कि लोग हमें
पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बुरे नामों से याद करें। आप ये कोशिश करें कि पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अच्छे नामों से याद किया जाए कि यार इनके पास जो है बहुत अच्छे क्रिएटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे बगैरती क्रिएटर नहीं है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर हैं। तो बगैरती से बचें भाई, कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बना के अपलोड करें, ताकि जब ऐसी लड़कियां जिनकी शादियां भी होनी होती है ना, तो जब शादी हो ना तो लोग बड़े अच्छे नामों से याद करें, ना कि ये कहें कि फ़लाँ महफिल में डांस बहुत अच्छा कर रही थी या इसने फ़लाँ पार्क में बड़ा अच्छा स्टेप लिया था तो जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत मशहूर हुई थी। तो ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रहती है। माजरत के साथ, किसी को इस वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग मेरे साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पूरी वीडियो में जो लेसन है वो यही है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से परहेज़ करें। ये मेरे लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो नेगेटिविटी फैला रहा है, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी फैलाएगा तो ये सारी चीज़ें आपके मरने के बाद भी ऐसी चलती रहनी, इससे आपको अजाब ही मिलना है, सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कोई अच्छी चीज़ फैलाएंगे वो बाद में भी लोग देखते रहेंगे तो फिर आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, जिसे हम सदक़ा जारिया कहते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।